तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि जब एपीआई का प्रोडक्शन होता है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनको क्या काम करना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जब प्रोडक्शन होता है तो चाहे वो क्यूसी डिपार्टमेंट हो या क्यूए डिपार्टमेंट हो, वो जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या क्यूसी के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो पहले से वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं। सारे स्पेसिफिकेशंस एसओपी पहले से डिस्क्राइब होते हैं जो कि आर&डी डिपार्टमेंट देता है या एडीएल डिपार्टमेंट देता है। एडीएल डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी टेस्ट प्रोसीजर यूज किए जाएंगे, जो भी चाहे वो एचपीएलसी हो, डीजो हो, किसी भी टेस्ट प्रोसीजर, चाहे आप कार्ल फिशर की मेथड यूज कर रहे हो, टाइट्रीमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हो, ये सारी मेथड्स जो है वो एडीएल डिपार्टमेंट देता है और उन्हीं मेथड्स को इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को यूज करना होता है। मतलब क्यूसी के अंदर जो भी टेस्ट प्रोसीजर यूज किए जाएंगे वो पहले से दिए जाते हैं और उनको उसी को ही फॉलो करना है। उनको अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे और स्पेसिफिकेशन और एसओपी को काट के अपना ही कुछ अलग चालू कर देंगे तो इट इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, और डेविएशन कभी भी नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो इनको वही करना है जो इनको करने को कहा गया है। अगर सीधे सिंपल शब्द में बोले, वही करो जो आपको करने को कहा गया है, अपना दिमाग मत लगाओ। ये सबसे बड़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा और वो रिजल्ट बेसिकली जो आना चाहिए उसके हिसाब से नहीं होगा और ये एक बहुत बड़ा डेविएशन होगा। उसके अलावा जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है और क्यूए डिपार्टमेंट होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब प्रोडक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर सभी प्रोडक्शन की जितनी भी फेज होती है, मतलब जब रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के बाद एपीआई का इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के बाद फाइनल बना, फाइनल के बाद पैकेजिंग हुई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सारी फेजेस के अंदर ये सैंपल को विड्रॉ करते हैं। इन विड्रॉ करने के बाद ये सैंपल क्यूसी के अंदर जाते हैं। क्यूसी के अंदर इन सैंपल्स की टेस्टिंग होती है और रिजल्ट आने के बाद ही फिर एक फेज से दूसरी फेज में हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है। क्लियर हो गई बात। अगर किसी पर्टिकुलर फेज में क्यूसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो क्यूए को इन्फॉर्म करता है और क्यूए फिर इस बात का पता लगाता है कि यहां पर इस पर्टिकुलर इस फेज में हमारी ड्रग जो हमारा एपीआई था वो पास हो गया था, जब वो दूसरी फेज में पहुंचा तो यहां पर फेल हो गया, तो इसका रीजन क्या है। इसमें बेसिकली तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि क्यूसी के अंदर कोई गलती हुई है तो सबसे पहले तो वो उसको रीचेक करते हैं, मतलब एक बार और एनालिसिस करते हैं। बट यहां पर क्यूसी में अगर ये क्लियर हो जाता है कि क्यूसी की वजह से कोई गलती नहीं हुई है, प्रोडक्ट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो फिर क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन में जाता है और वहां पर क्रॉस चेक करता है कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों और जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्यूसी में फेल हो गया। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो रिजेक्ट करना, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट हो, चाहे आपका फाइनल प्रोडक्ट हो, या पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद या पैकेजिंग मटेरियल ही क्यों ना हो, इसको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार जो है वो क्यूए डिपार्टमेंट के पास होता है। और वो क्या हो, उसका रीजन ये है क्योंकि क्यूसी में आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है, तो इस वजह से, मतलब क्यूसी के रिजल्ट की वजह से ही क्यूए जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खासकर क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट के पास। उसके अलावा यहां पर क्यूए डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि क्यूए डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में होने वाली सारी प्रोसेसेस और क्यूसी के अंदर परफॉर्म किए जाने वाले सारे टेस्ट को रिव्यू करता है। मतलब यहां भी जो भी प्रोसेस हो रही है, उनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसको क्रॉस चेक करने का काम भी क्यूए डिपार्टमेंट के पास होता है। और क्यूसी के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो भी उन सभी के रिजल्ट जो होते हैं बेसिकली वो सभी के सभी क्यूए के अंदर जमा होते हैं। तो उनको सभी को रिव्यू करने का काम किसके पास है? क्यूए के पास है। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि क्यूसी के अंदर, जैसे मैंने अभी इससे पहले डिस्कस भी किया था, कि अगर किसी फेज में आपका सैंपल फेल हो जाता है क्यूसी के अंदर तो उसको रीटेस्ट करवाना या उसको रीवैलिडेट कराना, वो सभी काम क्यूए करेगा। क्यूए के अंडर गाइडेंस के अंदर होगा। गाइडेंस तो मैं नहीं बोलूंगा, उसके सुपरविजन में होगा। गाइड करने का काम क्यूए का नहीं है, वो क्यूसी वाले खुद करते हैं। बट सुपरवाइज करना, उसके ऊपर नजर रखने का काम किसका होगा? क्यूए का होगा। सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो क्यूए प्रोवाइड कराएगा। जब आपको रीटेस्ट करना है या री एनालाइज करना है किसी सैंपल को जो पहली बार में फेल हो चुका है, तो ये सारी प्रोसेस जो होगी वो क्यूए के सुपरविजन में होगी। आपको क्यूए को बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सैंपल था जो कि फेल हो गया है और हम इसको फिर री एनालाइज करने जा रहे हैं, और किसकी वजह से हुआ ये रीजन भी आपको देना पड़ेगा। कि पहले भी आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि पहले एनालिसिस फेल क्यों हुआ, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको री एनालाइज करने की परमिशन मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये क्यूए के सुपरविजन में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूए यहां पर प्रोडक्शन के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा क्यूए का एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर कई ऐसा भी होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से
अपना एपीआई बनवाती हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वो खुद एपीआई सिंथेसाइज नहीं करती हैं, वो किसी और से एपीआई को परचेस करती हैं, या वो एक पर्टिकुलर, मतलब ऐसा भी होता है कि इंटरमीडिएट एपीआई को परचेस कर लिया और बाकी की प्रोसेस वो अपनी इंडस्ट्री में कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं कि आपको कहां से प्रोडक्ट लेना है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो सबसे बेस्ट है, इसका डिसीजन भी क्यूए डिपार्टमेंट करता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। तो वो खुद उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, वहां पर विजिट करते हैं, उनका ऑडिट करते हैं, और फिर ऑडिट करने के बाद वो क्यूए डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कि हमको किस मैन्युफैक्चरर से हमको एपीआई को परचेस करना है। तो ये अधिकार भी क्यूए को दिया गया है। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट, खासकर एपीआई हो या फॉर्मुलेशन हो, जब इंडस्ट्री से बाहर, मतलब मार्केटिंग होती है और पहुंच मार्केट में चला जाता है, बिकने लग जाता है, बिकने के बाद होता यह है कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप मार्केट में जाने के बाद जब पेशेंट उनको लेते हैं तो उनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। और वो नेगेटिव इफेक्ट्स किस वजह से होते हैं, इसका जो बेसिकली ये सब रिपोर्ट होते हैं, मार्केटिंग टीम जो होती है वो इंडस्ट्री को रिपोर्ट करती है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बेसिकली डॉक्टर्स उनको बताते हैं, क्योंकि पेशेंट ने दवाई ली, उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन हुई, वो वापस डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा और उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो फिर उस कंपनी की मार्केटिंग टीम को लिखित में बताता है या वाया मेल बताता है कि सर आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, इसके अंदर ये नेगेटिव साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए हैं। मार्केटिंग टीम जो होगी वो इंडस्ट्री को बताएगी कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। फिर आरएनडी के पास ये बात जाएगी और आरएनडी फिर इस प्रॉब्लम को फिर सॉर्ट आउट करेगी कि क्या रीजन है। हो सकता है कि ड्रग का डोज हम बढ़ा के दे रहे हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार कुछ ड्रग्स होती है उनको दूध के साथ लेना चाहिए बट वो लेते नहीं है, दूध के साथ डायरेक्ट पानी के साथ ले लेते हैं, तो फिर बाद में उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे ड्रग के डोज होते हैं या ड्रग के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये ड्रग की जो स्टोरेज कंडीशन है वो गलत दे दी जाती है। तो ये सब चीजें आरएनडी पता करती हैं किस वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही है, और उसको फिर सुधार करके फिर वो वापस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट उतरता है। अब वो सुधार कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है कि उसकी आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर किसी फेस को चेंज कर दिया जाए, या क्यूसी के अंदर कोई नई मेथड का यूज कर दिया जाए, या क्यूसी के अंदर किसी और कंपाउंड को भी एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया जाए, पहले उस कंपाउंड को हम एनालाइज नहीं करते थे। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं, इन चेंजेस को अप्रूव करने का काम भी किसके पास है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या क्यूसी से रिलेटेड हो, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ये सारे डिसीजन जो होते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट लेता है। उसके अलावा जो भी फार्मा इंडस्ट्री, खासकर क्यूसी के अंदर जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, उन सभी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एचपीएलसी हो, यूवी हो, एफटीआईआर हो, डीजो हो, इसमें इन सभी का जो कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है, वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है, इसे इंस्ट्रूमेंटल वैलिडेशन भी कहा जाता है कैलिब्रेशन को। तो ये सभी परफॉर्म कराने का काम और इनको सुपरवाइज करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। कैलिब्रेशन बेसिकली परफॉर्म तो क्यूसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है, उन्हीं के एनालिस्ट जो होते हैं वो इस कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते हैं। कई इंडस्ट्रीज के अंदर तो कैलिब्रेशन परफॉर्म करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है, जीएलपी डिपार्टमेंट होता है जो इस कैलिब्रेशन को परफॉर्म करता है, बट ये किसके सुपरविजन में होगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के सुपरविजन में परफॉर्म किया जाता है। और ये सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं कैलिब्रेशन के, ये सभी क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं और वही इन सभी रिकॉर्ड्स को रखते हैं, वैलिडेटेड करते हैं, सील साइन भी आखिरी में वही करते हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी कि जो एपीआई का जो प्रोडक्शन होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अंदर जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, उस पर्टिकुलर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक और इजी वे में डिस्क्राइब किया है उन सभी रोल्स को, जिससे आप इजी वे में समझ सकें और इंटरव्यू और एग्जाम के अंदर आपको काफी हेल्प हो। तो अगला पार्ट, मतलब ये पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिस्कस करना है। इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्यूसी और क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया, अगले वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि इसका अगला पार्ट होगा, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ ही साथ क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बिल्डिंग किस टाइप से डिजाइन की जाती है, और कंटामिनेंट जोन जहां पर हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो सिक्योर होता है, स्टोर होता है, उस पर्टिकुलर जोन में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिल्डिंग फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है और जो हमारा क्वालिटी है वो हमारे प्रोडक्ट की इंप्रूव हो सके। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।